यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि काम रहते हैं और ज़रूरत लग नहीं रही थी कुछ। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए बता दीजिए कैसे मेंस का करना है। तो पहली बात तो ये है कि पिछली बार मेंस था नहीं जूनियर असिस्टेंट में, बढ़िया था सिस्टम, बट इस बार मेंस रखा गया है। तो ये है जूनियर असिस्टेंट का पेपर, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा और उसमें ये 3 पार्ट में ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी बेसिकली। तो उन 3 पार्ट को जो है समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट आपका जो है दिया गया है ऐसे राइटिंग, है ना। ऐसे राइटिंग आप हिंदी में कर सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। और देखो, हिंदी में करो चाहे अंग्रेजी में करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति बेहतर तरीके से कर पाओ, उस भाषा को चुनना, है ना। तो भाषा का चुनाव हो जाएगा हिंदी या अंग्रेजी। मान लेते हैं आपने हिंदी ही चुन लिया। अब आपने हिंदी चुन लिया तो अगला टॉपिक ये आता है सवाल कि तैयारी कैसे करें, मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो किसी भी अच्छी बात ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन है और 50 नंबर का पेपर है। 50 नंबर का बेसिकली ऐसे है। टाइम कितना है? 2 घंटा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स। 2 आवर्स है हमारे पास। एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ है। प्रेसी 2 है। अच्छा, 50 50 50 2 घंटा, 17 18, 6 12, 120। ठीक है। तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आपको प्रेसी जल्दी लिखनी पड़ेगी और उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं लेटर लिखने में। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम आपका खर्च होगा निबंध लिखने में। निबंध के कुछ टॉपिक्स में आपको बात करता हूँ, ठीक है। देखो, पहला मैं डिक्लेयर ये कर देता हूँ कि देखो, किसी को लगभग ये नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक आ सकता है। हम अपनी कोशिश करते हैं कि अलग अलग चीज़ों का ज्ञान घर से लेकर के जाओ कि एग्ज़ाम में हम लिख पाएँ कुछ। तो जो मेरे समझ में जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो अच्छे टॉपिक्स हैं, उनमें से जो अभी चल रहा है वार इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो वार के ऊपर आपको अच्छे 1-2 एनेक्डोट पता होने चाहिए, आपको थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए। एक अच्छा निबंध मैं उसे मानता हूँ, मुझे भी नहीं आता है लिखना अच्छा निबंध, ठीक है ना, बट कोशिश करता हूँ लिखने की। और कोई गारंटी नहीं कि मैं अच्छा लिख पाऊँ, लेकिन भगवान की दया से पिछले यूपीएससी मेंस लिखा था, उसमें मेरे 110 नंबर थे निबंध में, तो कुछ तो लिख के आ गया था अच्छा। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। एक तो वार एक अच्छा टॉपिक है। वार पे कुछ भी डायमेंशन पूछ सकते हैं, उसको फिलोसफिकल से जोड़ सकते हैं। तो आपको कुछ इसमें आइडियाज़ होने चाहिए दिमाग में, वार के ऊपर क्या मेजर आइडियाज़ है। सबसे पहले मेजर आइडियाज़ ये है कि हम लोग शांति चाहते हैं और उस शांति की स्थापना करने के लिए युद्ध की शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो एक ये मेजर आइडिया हो गया कि हमें शांति चाहिए, लेकिन उसके लिए हम युद्ध करते रहते हैं, बॉम्बिंग करते रहते हैं। उसके बाद आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आइडिया उसमें डालना पड़ेगा कि वार जो है, वार को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बच के नहीं रह सकते हो। उसके एग्जांपल में कुछ और चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि आप जापान का एग्जांपल डाल सकते हो। एक लंबे समय तक जापान ने मिलिट्री नहीं बनाई, लेकिन अभी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री में। जापान, कोरिया अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने जो है काफ़ी लंबे समय तक मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इस तरीके का जो है डायमेंशनल चीज़ें, आप नई नई चीज़ें उसमें डाल सकते हो। तो वार एक अच्छा टॉपिक हो गया। एक तो मैंने आपको ये आइडिया बता दिया कि पीस चाहते हैं लेकिन युद्ध करते हैं। दूसरा आइडिया बताओ, वार क्या है। वार नए किंगडम्स की स्थापना हुई उस समय लॉ एंड ऑर्डर की जगह पे माइट चलता था, माइट, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये चलता था। उसके बाद हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर का इवोल्यूशन बता दो, मतलब चलो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वार एक अच्छा टॉपिक हो गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक और क्या हो सकता है। चूँकि आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हो तो शिक्षा संबंधी आपको जो है निबंध तैयार करके जाना चाहिए। शिक्षा संबंधी क्या निबंध हो सकता है। एक निबंध ये हो सकता है कि किस तरीके से जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है एआई का,
टेक्नोलॉजी का वो किस तरीके से टीचर स्टूडेंट रिलेशंस को रीशेप कर रहा है, या ओवरऑल एजुकेशनल लैंडस्केप को कैसे चेंज कर रहा है ना, कैसे चेंज हो रहा है ओवरऑल एजुकेशनल लैंडस्केप। क्या हम आगे आने वाले समय में, अब देखो ये एक हो गया एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, इसको तुम जॉब से भी जोड़ सकते हो। जॉब के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भविष्य कैसा रहेगा, नौकरियों का भविष्य क्या रहेगा, तो उसको भी, उसके भी कुछ पॉइंट जो है ऐड कर लेना। नारी सशक्तिकरण एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सदाबहार टॉपिक है, नारी सशक्तिकरण, उसको तैयार कर लेना। नारी सशक्तिकरण कर लिया हमने, वार कर लिया और हमने एजुकेशन कर लिया। और सामान्य रूप से जनरली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो पेपर बनता है निबंध का, उसमें डायमेंशंस होते हैं। जैसे लिटरेरी के ऊपर एक निबंध आता है, समाज में संस्कृति और मूल्य इनका क्या महत्व है। जैसे कि चूँकि अभी जो वर्तमान स्थिति है ना, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप ना ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि अगले 5 साल में क्या होगा। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? क्योंकि पेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट। अगले साल ही वो चीज़ें हो जाएंगी जिनको आप सोच रहे हैं कि 3 साल लग जाएगा करने में, है ना। तो इस तरीके से तो वार हो गया, एजुकेशन हो गया, नारी सशक्तिकरण हो गया। देन उसके बाद संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो भी एक सदाबहार टॉपिक है, हमेशा उसके ऊपर आता है। इस तरीके से अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सोच के जाओ कि ऐसे में कौन कौन से टॉपिक आएगा, तो इनको तैयार कर लो। उसके अलावा कुछ जनरल जो है पॉइंट्स तैयार कर लो जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सको। बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं पे नोट कर लो, 2-4 ठो, है ना। उसको नोट कर लो। तो ये ओवरऑल निबंध का हो गया। अब देखो ये सब चीज़ें तो नहीं लगभग किसी को पता होती कि कौन सा टॉपिक आएगा, लेकिन हम घर से जब तैयारी करते हैं ना, और हमें कोई गाइड भी कर रहा हो, हमें कोई बता रहा हो, जैसे कि जब मैं खुद अकेले कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे भी नहीं समझ में आता। लेकिन चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब मैं आपको वो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इम्पोर्टेंट क्या है, 50 नंबर का पेपर है। 1 घंटा अगर इसमें खर्च कर दोगे तो 1 घंटा 30 2 घंटा प्रेसी, एप्लीकेशन 15, 50 मिनट यहाँ पे लगेगा 50 और 50 100 ठीक है। बेसिकली आपको पहले से डिसाइड करना है कि आप कितना समय खर्च करोगे इस काम को करने के लिए, क्योंकि आपके इस पेपर में टाइम का इश्यू होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही रहेगी। तो मन में सोच के रहना कि जो है हम इतना टाइम देंगे। अब तुम्हें समस्या बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल समस्या हम लोग फेस करते हैं। जैसे अभी मैं आर में निबंध लिख कर आया हूँ मैं। जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तो पहली बार शुरू नहीं कर पाओगे जल्दी से कि लाइन क्या लिखें, शुरू की लाइन। और शुरू करने में आपके 5 मिनट 7 मिनट तुरंत ख़राब हो जाएंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए घर से पहले से डिसाइड करके जाओ कि इस वाले क्वेश्चन में जैसे निबंध आया तो हम इस तरीके से लिखेंगे और वही लिख के आओ। और बिल्कुल चिंता मत करो कि बहुत सुंदर शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि ओवरऑल देखा जाएगा, है ना, कि 150 में आपके कितने नंबर है। तो मान लेते थोड़े नंबर कट भी जाएँ शुरू में, लेकिन आगे अगर आपने बिल्डअप कर लिया अच्छा तो ठीक है, कैचअप हो जाता है। ऐसे की बात कर रहे हैं तो टाइम कितना हो गया, ठीक है। देखो मैं बहुत प्लान करके चीज़ें आपको नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि फिर उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा और मैं बहुत बड़ा कोई एजुकेटर तो नहीं हूँ अभी, है ना। और मैं अपने आप को वैसे समझता भी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा मैं एजुकेटर हूँ कि मैं प्लान करके करूँ, नहीं कर पाता हूँ। मुझे अपना भी कुछ काम रहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निबंध में आप जल्दी से शुरू करिएगा। और निबंध का एक फ़्लो होता है। फ़्लो मतलब समझते हो, अंदर कुछ भी लिखो लेकिन आप फ़्लो क्रिएट करते हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो अपना निबंध ले करके। उसको रीडर को पहले से आइडिया लगना चाहिए कि हम इस दिशा में लेकर जा रहे हैं अपना निबंध। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक निबंध ले लेते हैं, जैसे मेरे में कौन सा आया था, मेरे में ऐसा आया था कि जो आपदाएं हैं ना वो सुनियोजित का विलोम क्या होता है, मतलब इल प्लान्ड डेवलपमेंट की वजह से आती हैं, उसका कारण। तो कुसुनियोजित नहीं होता, कुछ ऐसा ही होता है, कुसुनियोजित डेवलपमेंट की वजह से आपदाएं आती हैं, ठीक है। तो
आपको ना एक फ़्लो क्रिएट करना पड़ेगा, अपनाएँ क्या होती हैं, ठीक है। शुरू में उसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे लिख दिया था उसको, शुरू की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, फिर मैंने एग्जांपल दे दिया कि सुनियोजित और कुनियोजित क्या होता है, फिर मैंने बताया कि कुनियोजित जो डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से ये आपदाएँ आ रही हैं। फिर मैंने बता दिया कि अगर हम सुनियोजित करेंगे तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे, फिर उसके बाद मैंने वे फॉरवर्ड लिख दिया। इस तरीके से मैंने मतलब तुम्हारे निबंध में एक फ़्लो दिखना चाहिए कि हम यहाँ से शुरू किए हैं और यहाँ पहुँच गए हैं, समझे ना? तभी तुमको अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अच्छी हेडिंग लिख के आना। हेडिंग जो होती है दिशा दिखाती है रीडर को कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो मैं तुम लोगों को एक जो सब इस पूरे वीडियो की जो सबसे हाईलाइटेड बात रहेगी वो यही रहेगी कि अच्छी हेडिंग लिख के आना। क्योंकि जब मैं अपने निबंध में लिख करके आया ना, तो मैंने ना लास्ट का जो उपसंहार होता है ना, हिंदी में बता रहा हूँ, कंक्लूज़न उपसंहार, उपसंहार में ना बढ़िया हेडिंग क्या हो सकती है, मैं उपसंहार शब्द इस्तेमाल करके आया हूँ। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में एक दूसरी हेडिंग आई जो उस समय मैं नहीं लिख पाया। तुम अपने निबंध में लिखना भविष्य की दिशा, इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करना, भविष्य की दिशा, ठीक है। ऐसे ही अच्छी हेडिंग दोगे तो रीडर को पहले से पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऐसे से रिलेटेड बातें हो गई। और पंच लाइन इस्तेमाल करना अच्छी अच्छी। खैर मैं ऐसे तुम्हें बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। जैसे कि कीवर्ड इस्तेमाल करना, फ्रेजेस इस्तेमाल करना अच्छे अच्छे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पहले बीमारू राज कहा जाता था, ठीक है। तो अंग्रेजी में एक फ्रेज़ है जो इस्तेमाल कर सकते हो, लेगार्ड टू लीडर, समझ लो। ऐसे जो पंच लाइन इस्तेमाल कर तो, की फ्रेजेस इस्तेमाल कर तो एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है कि बीमारू राज्य से विकसित उत्तर प्रदेश, बीमारू से विकसित उत्तर प्रदेश, ऐसे हेडिंग दो बढ़िया सा, तो लगेगा कि हाँ बढ़िया जो बंदा ने सोच के लिखा हुआ है ना। कीवर्ड बढ़िया इस्तेमाल करो, सुंदर सुंदर कीवर्ड इस्तेमाल करो। और आगे बढ़ के देखते चलो, एप्लीकेशन लेटर की बात कर लेते हैं हम लोग। अभी जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हो ना, मतलब जब लिखोगे लेटर राइटिंग, तो शुरू में ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे शुरू करना है। और लोगों के वीडियोस देखोगे वो भी अच्छी बात है, किसी का वीडियो देख सकते हो जो उस समय समझाए और अच्छे से समझ में आए। पर चूँकि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं तुम लोगों को जो एक ऑथेंटिक सोर्स है मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ। चाहे कोई ज्ञानी हो भी तब भी हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को प्रेफर करने की कोशिश किया करो। तो CBSE और NCERT एक ऑथेंटिक सोर्स है, तो उसमें लेटर राइटिंग का एक PDF है ये बढ़िया सा। इसमें उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं कि व्हेन यू राइट अ लेटर यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग। पर्पस क्या है, पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड, टोन यू शुड अडॉप्ट, कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, एक्शन रिक्वायर्ड एंड कंसाइजनेस ऑफ द एक्सप्रेशन। बेसिकली इस PDF को तुम लोग रेफ़र करना। मोड ऑफ एड्रेस, इसमें देखो जब हम लोग कक्षा 9 और 10 में जब लेटर लिखते थे ना, तो लेटर के पार्ट्स वाइज नंबर मिलते हैं कि तुमने सैल्यूटेशंस कैसा दिया है, तुमने एड्रेस कैसा लिखा है ना, तुमने सब्जेक्ट लाइन क्या लिखी, डेट कैसी लिखी है, तुमने मैटर क्या लिखा हुआ है, देन उसके बाद तुमने एंडिंग कैसे, तो पार्ट वाइज नंबर मिलेगा तुमको उसमें, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम बहुत सुंदर नहीं लिख के आए हैं कंटेंट तो हमें नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें से पार्ट देख के जाओ कि डेट कहाँ पे लिखनी है, नेम कहाँ पे लिखना है, समझ रहे हो। डियर सुजाता, डियर मिस्टर मिसेस डॉक्टर प्रोफेसर प्लस सरनेम एज डियर डॉक्टर सिन्हा व्हेन इट इज़ फॉर्मल रिलेशनशिप, इस PDF को रेफ़र करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, देन इसमें एग्जांपल दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करना। रितु पटेल, मैनेजर कस्टमर सर्विसेज विजयनगर गैस कंपनी, दिस दिस दैट, मतलब पहला एड्रेस दे दिया, देन उसके बाद कौन रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस दे दिया, देन सब्जेक्ट लाइन दे दी, देन डियर मिस्टर थॉमस, कॉमा दे दिया, देन इसमें लिख देना जैसा तुम्हारा लेटर हो। लेटर के 2-3 प्रकार होते हैं, आपको अपने मित्र को लिखने को आ जाएगा, और किसी प्रोफेसर को आ जाएगा, किसी, जैसे मैं CSIR का मेंस दिया था, ठीक है, उसमें हमको आया था लेटर लिखने के लिए कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए, ऐसे करके कुछ था उसमें, याद नहीं आ रहा प्रॉपरली। तो जब हम लोग कॉलेज में जब होते हैं ना, तो हम प्रोफेसर्स को कोल्ड ईमेल्स करते हैं कि सर हम इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ द प्रोग्रेस दैट आई मेड और विल बी थैंकफुल इफ़ यू गाइड मी सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इस तरीके से हम लोग कुछ मेल करते हैं। तो उसमें उसी तरीके का था कि कोई प्रोफेसर तुमको इंटर्नशिप क्यों दे, उसके ऊपर, है ना, ऐसे करके कुछ था, तो वो था। देन विद रिगार्ड्स योर सिंसियरली रितु पटेल। अभी मैं एक दिन लिख रहा था तो मेरे ही एक सर बता रहे थे
कि जो रिगार्ड शब्द होता है वो डेमी ऑफिशियल लेटर्स में लिखा जाता है। तो सेफ साइड में योर्स सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कीवर्ड यूज़ करो जहाँ कोई फंसने की दिक्कत ना हो, है ना। विद रिगार्ड्स योर सिंसियरली रितु पटेल। ओके, देन उसके बाद इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस पीडीएफ को बेसिकली तुम लोग रिफ़र कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बना रहा हूँ ना इसको। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी इंग्लिश मैम ने बताया था कि चीज़ें एक ही साइड से लिखी जाती हैं, है ना। तो उस समय की नॉलेज ये थी कि चीज़ें एक ही साइड से लिखी जाती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड मेरी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हुई और अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल इसका मार्क्स नहीं काटूंगा। बोलो कि टीचर नहीं हो आप तो कट जाएगा। नोबडी नोज़ एक्चुअली, है ना, कि मार्क्स कटेगा कि मिलेगा, नहीं जानता है कोई, क्योंकि कॉपी देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे दूसरे लेटर्स भी देखे हैं जिसमें पैरेलल में भी लिख दिया जाता है, क्योंकि जब कभी भी मल्टीपल सेंडर या रिसीवर होते हैं तो लोग पैरेलल में भी लिख देते हैं उनको, है ना। या फिर आप सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हो, कोई नहीं। और आप लोगों को ना बुकलेट में स्पेस दिया जाएगा ऑलरेडी, उसी स्पेस में लिखना पड़ेगा। तो लिखने से पहले प्लान कर लेना कि मैं ये 4 लाइनें यहाँ लिखूँगा, ऐसे करके 30 सेकंड में प्लान कर लेना फटाक से कि मैं इतना इतना लिखूँगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना, कंसाइज लिखना, छोटा लिखना, अच्छा लिख के आना। क्योंकि मैंने जो लेटर लिखा था वो मैंने उसमें बहुत डेंस कर दिया था। मैंने पता नहीं क्या उसमें ऐसे की नज़र से लिख दिया था मैंने, बट उस तरीके का लेटर नहीं लिखना चाहिए। तो ये हो गया लेटर। जॉब एप्लीकेशन नहीं आएगी तुम लोगों में आने की जो संभावना है वो ये आएगा कि एक लेटर टू एडिटर आ सकता है, एक हो गया फ्रेंड के लिए आ सकता है, और तीसरा लेटर वो आ सकता है ऑफिस वाले जो लेटर होते हैं ना, जैसे कि मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं वो पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनको कोई आदेश दे दें कि सभी बच्चों का स्पोर्ट्स में भागीदारी सुनिश्चित कराएं। ऐसे कुछ और भी हो सकता है इस तरीके का। किसी सोशल इश्यू पे आ सकता है, सिविक इश्यू पे आ सकता है कि मलेरिया फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए उपाय करें। तो आपको देखना पड़ेगा कौन आदेश दे रहा है, किसके लिए आदेश दे रहा है। इसका मैं तुम्हें दूसरा एक वो बताता हूँ कि तुम क्या रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप इसको रिफ़र कर सकते हो। दूसरा दिखाता हूँ, चूँकि हम लोग लेटर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें लेटर दिखा रहा हूँ। सामान्य तौर पर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं लेटर्स की, तो ऑप्शंस में ये रहता है कि इस तरीके के लेटर आपसे पूछे जा सकते हैं। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। तो ये एक आपका जो है पत्र हो गया। उसी के नीचे दूसरा एक है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी करिए। तो देखो ये लेटर नहीं है, ये एक आदेश है, समझ रहे हैं। तो आपके पेपर में औपचारिक पत्र ही पूछेगा। औपचारिक पत्र जो है यूपीपीसीएस और आरओ में पूछे जाते हैं, तो यही आपके इन पेपरों में भी आ सकता है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। तेरी नजरों से मैंने अलग से जो है निकाल के रखे थे। देखो एक पत्र का एक दूसरा एग्जाम्पल ये है, ये यूकेपीसीएस का पत्र में पूछा गया है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखें। ये एग्जैक्ट डेमो है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में कि अपने मित्र के लिए ऐसा पत्र लिखें। सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हरिद्वार की ओर से आयोग के सभी कर्मचारियों के लिए एक कार्यालय आदेश तैयार करिए। क्योंकि ये आदेश है इसलिए ये नहीं आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप लोगों के केस में सिर्फ एप्लीकेशन आएगा, लेटर आएगा, है ना। लेटर ठीक है। लेटर दो प्रकार का, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, उन्हीं में से आएगा आपको। अब मैं आपके लिए क्या कर दे रहा हूँ, एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा मैं आपके लिए ये कर दूँगा कि एक यश कुमार सर की पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वो आप ले लेना। दूसरा, यश कुमार सर का जो है अपना खुद का चैनल है, उनका नाम है तरकश,
उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया है, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मैंने आपकी कौन सी दो चीज़ें एड्रेस कर दी हैं, ठीक है। वापस चलते हैं सिलेबस के पास। ये देखो पत्र मैंने अपने लिए छांट के रखे थे, अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर तुम्हें लिखने की इच्छा हो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और मुझे लिखना है तो तुम लिख लेना। ये मैंने कई सारे पत्र छांट करके निकाल करके लिखे हुए थे। जैसे इसमें बोला हुआ है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं और ऐसा ऐसा बताओ। फिर दूसरा लिखा हुआ है नगर पालिका, पता नहीं दिखाई पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। इन पत्रों की प्रैक्टिस कर लोगे, अगर 10 की प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ जा कर के तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, है ना। मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र लिखें। तुमको 2 ही चीज़ करनी है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। जैसे ऊपर कार्यालय आदेश दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ओके। परिपत्र नहीं आएगा, कार्यालय आदेश नहीं आएगा, अधिसूचना नहीं आएगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग वाला ये वाला आ सकता है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस के पास, ठीक। हम लोग आ गए सिलेबस के पास। हम लोगों ने अभी तक 2 चीज़ें डिस्कस कर ली। एक ऐसे राइटिंग का डिस्कस किया, मतलब कैसे लिखना है वो नहीं डिस्कस किया हूँ मैं, पर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। उसी के ऊपर कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। ऐसे में जो लोग फॉलो करेंगे उनको पक्का मदद मिलेगी, ऐसे मेरी उम्मीद है, ठीक है। ये एक आपने किसी वीडियो में सुना नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना है। मैंने भी कई सारे वीडियो देखे और मैंने कभी नहीं सुना, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। अगर आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो निबंध के लिए आपको मैटर चाहिए होता है। सब लोग आपको वैसे बताएंगे कि ऐसे आर्गूमेंट इकट्ठा करो, ये करो, वो तो नेचुरली आपके अंदर होना चाहिए कि आर्गूमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि निबंध लिखने के लिए अच्छी भाषा, अगर आप हिंदी में लिखने जा रहे हैं, अच्छी भाषा आपको बहुत मदद करेगी। अच्छी भाषा कहाँ से मिलेगी? ये यूपीएससी का पेपर है ये, और यूपीएससी के उस गद्य क्या है और जो लाइन अंडरलाइन की गई है उसका अर्थ बताओ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उन गद्यांश को पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको आइडियाज़ आएगा और आपको सीखने मिलेगा कि लिखा कैसे जाता है, एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कोई समाज बिना समयबद्ध न्याय के नहीं चल सकता, ऐसी हेडिंग आप देना अपने निबंध में। अब ये सिर्फ गद्यांश था, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके आधार पर नीचे पढ़िए। आपको आंसर नहीं करना, इसको पढ़ना है, इसको सीखने मिलेगा आपको कि लिखा कैसे जाएगा, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। वह कोई ज़ोरदार आवाज़ नहीं, ना ही सुनने वालों के समूह का कोई आकार है जो कि स्वीकार्य है और जो समाचार पत्रों के प्रभाव का सही मापदंड है। इस तरीके से ये आपकी बड़ी मदद करेगा। तो एक काम क्या होगा कि आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। दूसरा, यूपीएससी में जो निबंध पूछे गए हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो 1-2 लिख सकते हो, है ना। और यूपीएससी में जो गद्यांश पूछे जाते हैं वो एक अच्छे टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपको ऐसा जो है मटेरियल नहीं मिल पाएगा। और देखो 2 चीज़ें हो गई। हम लोगों ने लेटर डिस्कस कर लिया। लेटर में हमने क्या डिस्कस किया, एक यश सर का, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है, यश, पता नहीं क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, तर्कस चैनल चलाते हैं वो, और उनकी पीडीएफ भी है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। और जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपने लिए इकट्ठे किए थे, आपको चाहिए होंगे तो वो भी मैं अपने ग्रुप पे डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना और यहाँ से गद्यांश पढ़ लेना। अब जैसे देखो, जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं, अब मैं अगला बात करता हूँ, ठीक है। ऐसे हो गया, और क्या हो गया, 2 चीज़ें हो गई, आधे तो मैं भूल ही जाता हूँ। वापस सिलेबस पे आ गए, ठीक है। पहला ऐसे हम लोगों ने बात कर ली, जगह देख लिया, उसके बाद एप्लीकेशन हम लोगों ने बात कर ली। यश कुमार नाम है सर का, तो वो सर वाली पीडीएफ हो गई, और वहाँ से एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में और आरओ में, वो वाले लिख लो 2-4-10। और उसके बाद अब आता प्रेसी आपकी 50 नंबर की है, 2 प्रेसी है, ठीक है। अब हम लोग प्रेसी के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी तक एक्चुअल एग्ज़ाम में 3 प्रेसी लिखी है। एक CSIR मेंस जब लिखा था तो उसमें प्रेसी लिखनी पड़ी थी, एक आईकार असिस्टेंट मेंस लिखा था उसमें प्रेसी लिखनी पड़ी थी, और CAPF जब आप पेपर देते हो वहाँ पर भी प्रेसी लिखनी पड़ती है। और वहाँ पर खन्ने बने रहते हैं, यानी कि ब्लॉक्स बने रहते हैं, उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर एक वर्ड लिखना था CAPF वाले पेपर में, ठीक है। तो मैंने अभी तक 3-4 प्रेसी एक्चुअल एग्ज़ाम में लिखी हुई है। तो प्रेसी को समझ लेते हैं। प्रेसी हिंदी में हो या इंग्लिश में, जिस भाषा में आप
कंफर्टेबल हो लिखना उसमें, ठीक है। ये इन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें बता दी अच्छी अच्छी कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेसी क्या होती। क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, और कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, जब लिखते हैं तो ये सब बातें याद नहीं रहती। रीड केयरफुली, अंडरलाइनिंग ये अच्छा पॉइंट है। जब आप प्रेसी लिखोगे, कुछ अच्छी पंच लाइन उसमें अगर लिखोगे ना, या कुछ अच्छी सी लाइन या फ्रेज़ इस्तेमाल करोगे, उसको अंडरलाइन करना, ओके। ये हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेंस। इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन द पास्ट टेंस। इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ द प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज्ड। तो ये इस लाइन को समझ लो ध्यान से, कि पास्ट टेंस में लिखा जाएगा आपका प्रेसी, और यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। एग्जांपल, जो सूर्य होता है वो पूरब से उदय होता है, उसका ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको आप प्रेजेंट में ही लिखोगे। देन अपने शब्दों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लोग लिखने बैठते हैं और हमने कभी एक्चुअल एग्ज़ाम में लिखी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जो प्रेसी में वर्ड दिया होता है, सेंटेंस दिया होता है, उसी को कॉपी कर देते हैं, सोचते हैं हो गया मेरा। तो ये गलती मत करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। किसी भी लाइन को अपने शब्दों में लिखना, कि आप उसको किसी तीसरे व्यक्ति को बताओगे तो कैसे बताओगे, है ना, उसी को डायरेक्ट कॉपी मत करना। फाइनल ड्राफ्ट सॉल्व। एक एक्सरसाइज इन्होंने सॉल्व करी। मान लेते हैं कोई ऐसी बड़ी सी प्रेसी दे देंगे आपको, तो सबसे पहला काम ये करना कि उसको रीड कर लेना। रीड करोगे तो टोन समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में जो प्रेसी आती है ना, वो हार्ड आती है। हार्ड कहने का मतलब, जो सेंटेंसेस होते हैं बड़े सेंटेंस होते हैं, और ढेर सारे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ढेर सारे का मतलब मोर देन 2। वो एक सेंटेंस में मल्टीपल कीवर्ड इस्तेमाल करेगा। तो तुम प्रेसी लिखने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा यार हम सारे लिख दें क्या। तो मैं बता रहा हूँ, सारे नहीं लिखने होते हैं, उसमें बस आइडिया लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति घर की साफ़ सफाई कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, उसके बाद लकड़ी काट करके बाज़ार में बेचने जा रहा है। इसको एक एक कीवर्ड नहीं लिखना है, उसको लिखना है कि वो लकड़ी बेच करके अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। मतलब समझ लो, दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में उसी लाइन को लिखना है, कम शब्दों में। इस तरीके का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये हो गई। अब इन्होंने क्या किया, जब मैंने अपने लिए पढ़ी थी तो मैंने क्या किया था, मैंने एक चीज़ नोट करी थी। मान लेते हैं कोई बड़ा सा सेंटेंस दे देता है, तो जब तुम लिखोगे तो इफ़ से शुरू कर सकते हो। इन्होंने इफ़ से शुरू किया था ना शायद, हाँ। समरी और प्रेसी। इफ़ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल लेस फियर डेथ। तो देखो शुरू में कितना बड़ा मतलब पैसेज है, लेकिन उन्होंने इफ़ से शुरू करी, और इफ़ से शुरू करके दोनों बातें कवर कर ली, कि अगर हम लोग पैसिव लाइफ जिएंगे तो हम जो डेथ से डरते रहेंगे हमेशा, है ना। तो ये वाला जो है, यहाँ से एक बार इसको देख लेना। इसका भी लिंक मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, ओके। ये हो गया। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे प्रेसी की, अब वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करोगे। प्रैक्टिस ऐसे करना, जो एक्चुअल यूपीएससी पेपर होता है, या फिर यूपीपीसीएस पेपर होता है, या फिर आरओ पेपर होता है, अगर तुम हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में करना, इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में करना। उनमें जो पैसेज देते हैं ये लोग, उसी पैसेज को प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, इससे तुम्हें दो फ़ायदे होंगे। पहला, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, जो तुम पैसेज की प्रैक्टिस करोगे बहुत ही क्वालिटी पैसेज होता है। Raman completed his school when he was just 11 years old and spent 2 years studying in his father's college. When he was only 13 years old, he went to Madras. ऐसे करके तुमको कोई पूरी बात बता दी गई। अब इसी को प्रेसी में लिखना अपनी भाषा में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूँकि यूपीएससी के पास 10 साल के जो पेपर होंगे उनको रिफ़र कर लेना। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ तुमसे, क्योंकि यूपीएससी एक बेंचमार्क है सब एग्ज़ाम्स का, है ना। उसका जो पैसेज होता है, उसका जो ऐसे होता है, बाकी सब लोग उससे प्रभावित होकर के पेपर बनाते हैं। इसलिए मैं तुमको प्रैक्टिस करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। बाकी जहाँ से इच्छा है आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि मेरे को एक पैसेज दे दो, है ना। और या तो बेहतर तरीका ये रहेगा कि तुम इसी पैसेज की प्रेसी अपने हाथ से लिखो, और चैट जीपीटी से बोलो कि इस पैसेज की प्रेसी क्रिएट कर दो, तो वो क्रिएट कर देगा। फिर कंपेयर करो कि आपने क्या लिखी और चैट जीपीटी ने क्या बताया, है ना। ये वाला तरीका अच्छा रहेगा, कम से कम आपको जो है कंपेयर करने के लिए कुछ रहेगा। तो यही सेम बात हिंदी भाषा में जो लोग लिखेंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और शुद्ध भाषा में लिखिए। भाषा शुद्ध रखना,
इन पेपरों में ना अच्छा जितने कम से कम मिस्टेक करोगे कंसीडर करना चाहिए, किया जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और भाषाई शुद्धता बनाए रखने की कोशिश करना। अब देखो ये पैसेज है, इतना सुंदर पैसेज है, ये वैश्विक पैमाने पर लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया शताब्दियों पहले शुरू हुई थी। माइग्रेशन पे पैसेज है ये, ठीक है। तो इसका तुम जब प्रेसी लिखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम एक क्वालिटी पैसेज की प्रेसी लिख रहे हो, और इसी को कॉपी कर लेना, कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछ लेना कि इसका प्रेसी क्रिएट कर दो, कर देगा, कंपेयर कर लेना। तो हिंदी इंग्लिश का जो है मैटर सॉल्व हो गया, दोनों प्रॉब्लम, ओके। तो हम लोगों ने एक तरीके से क्या किया, हम लोगों ने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली, ऐसे की डिस्कस कर ली, एप्लीकेशन स्लैश लेटर राइटिंग डिस्कस कर ली, और प्रेसी राइटिंग डिस्कस कर ली, है ना। करने का काम आप लोगों का है। अब आप में से बहुत लोग, जितने भी लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, 10 लोग मात्र मुश्किल से कर पाएंगे, लेकिन मेरा भरोसा है कि जिसने भी किया ना उसको एग्ज़ाम में पक्का मदद मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही 3-4 प्रेसी लिखी हुई है एग्ज़ाम में। तो प्रेसी प्रैक्टिस करना, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए जो पत्र हैं वो मैं डाल दूंगा, या तो खुद ही एक्सेस कर लेना, मिल जाते हैं आराम से। UPPCS का पेपर डाउनलोड करना, RO का पेपर डाउनलोड कर लेना नेट से, दृष्टि IAS डालना, वो सारे पेपर का जो तुमको टैब मिल जाएगा, है ना, कि उस टैब में 2024 2023 ऐसे करके उन्होंने लगा के रखे, वहीं से क्वेश्चन उठा लेना और उसको लिखने की कोशिश करना। मैंने आपको सोर्स बता दिए कि कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको दिखा दिया कि प्रेसी का वो वाला लिंक है, वो भी शेयर कर दूंगा मैं। इस तरीके से आप कर सकते हो ऐसे राइटिंग। और इन सब चीज़ों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप पेपर में एक्चुअल में लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी RO में मैंने ऐसे लिखा था, जो मैंने पहला ऐसे लिखा था ना, उसमें मेरा टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा। बाकी ऐसे उनमें क्या करते हैं वो लोग 3 ऐसे लिखवाते हैं आपसे, तो 3 ऐसे लिखवाते हैं और 3 घंटे देते हैं। तो पहला ऐसे लिखने में मेरे से 1 घंटा 10 मिनट हो गया था, 10-15 मिनट ऐसे हो गया था। मैंने पहला ऐसे बतना बहुत अच्छा लिखा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, लिखना जब शुरू करना है तो आप जो है लिख डालो, और ज़्यादा समय मत बर्बाद करो। समय बहुत इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि लोग वो आ जाते हैं साइन करवाने, बबल करवाने, रोल नंबर भरवाने, वहाँ पे टाइम बर्बाद कर देते हैं। गुस्सा लगती है मुझे भी, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिमाग का जो फ़्लो होता है वो टूट जाता है कि हम क्या सोच रहे थे, कैसे लिखना था, फ़्लो टूट जाता है, 8-10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं वहाँ पर। तो कोशिश करना हो कि बच जाए। कैसे बचेगा, पेपर आपको जब मिलता है ना, लिखने से पहले आपको पेपर मिल जाता है, उसी समय दिमाग में तुरंत सोचना है कि हम स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, है ना। अभी आप सोचोगे कैसे सोच लेंगे, सोच सकते हो, उसको सवाल पूछो अपने आप से, क्या पूछ रहा है, किस पर निबंध, क्या, कैसे, कब, क्यों, उसको लिंक करो। तो फ़िलहाल ये डिस्क्राइब करने वाला पेपर नहीं था, बट मैं समझा रहा था बेसिक चीज़ें कि ये चीज़ें यहाँ से कर लो। तो ठीक है, अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहूँगा मैं। उम्मीद है मैंने तीनों चीज़ें जो है एड्रेस कर दी हैं। बाकी फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार पुनः पूछिएगा, मैं पुनः प्रयास करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। लास्ट में ये बता दूं कि वीडियो मैंने बनाया क्यों। करीब करीब 2 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, उन 2 लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाया है। एक अत्रिप करके हैं, अत्रिप करके उन्होंने बोला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE जूनियर असिस्टेंट टियर 2 प्लीज़ गाइड। तो एक उन्होंने पूछा, फिर एक दूसरी हैं मैम, उनका नाम है अन्वेशिका सिंह। सर CBSE जूनियर असिस्टेंट के टियर 2 की स्ट्रेटजी बता दीजिए एक बार प्लीज़। तो मैंने आप लोगों की बात सुन ली, और जो मुझे सही लगा मैंने आपको चीज़ें बता दी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो पुनः पूछिएगा एक बार। फिर एक पल्लवी साहा मैम है, उन्होंने कमेंट करी है कि मैं रिज़ल्ट चेक कर नहीं पाई और मेल भी नहीं आया और अभी सेशन ओवर हो गया, व्हाट टू डू। तो उसका आंसर है कि अभी रिज़ल्ट आया ही नहीं है ना। अभी KVS और NBS का रिज़ल्ट आया है, अभी आपका CBSE का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। तो थोड़ा सा चिल रहिए और आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद से बाकी देखते हैं होली के पहले वीडियो डालता हूँ कि नहीं डालता हूँ, बट मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ दे रहा हूँ कि आप लोग एंजॉय करिए। त्यौहार आ रहा है कि पापड़ वापड़ खाइए, मैं तो यहीं पे हूँ, बट कोई बात नहीं, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, ढेर सारा पढ़ाई करिए, है ना। 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करिए, ऑल राइट। और ये बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रहती है, और सेम स्ट्रगल आपके लिए भी है, मेरे लिए भी स्ट्रगल है। मैं भी यहाँ अकेले रूम पे बैठा हुआ हूँ, बोर हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, है ना, टायर्ड हो जाता हूँ कि क्या करूँ। मैं घर पे होता हूँ, खाना खा लेता था, घूमने चला जाता था, अभी यहाँ पे कहाँ जाऊँ मैं, बट कोई बात नहीं।
तो इस तरीके से, बट कोई बात नहीं, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग। सो कभी कोई दिक्कत लगे, रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई टू डू वट एवर आई कैन। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को रखता हूँ और अपने चैनल का मोटो याद रखिए, एड एस्ट्रा पर एस्पेरा, ठीक है। थ्रू हार्ड वर्क टू द स्टार्स। धन्यवाद।